अजातशत्रु जानबूझकर धीरे धीरे मगध की तरफ बढ़ रहा था ताकि आम्रपाली के साथ कुछ वक्त बिता सके। लेकिन वो जितनी देर कर रहा था उतनी ही आम्रपाली को चिंता हो रही थी। वो जल्द से जल्द मगध पहुंचना चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी उसे रोके हुए थी। अगले दिन सुबह होते ही आम्रपाली अजातशत्रु के साथ मगध की सीमा पर पहुंच चुकी थी, जहां पर अभी भी लोगों के आने जाने पर सैनिक जांच पड़ताल कर रहे थे। अजातशत्रु के आते ही सारे सैनिक सिर झुकाकर अभिवादन करने लगे। आम्रपाली ये सब कुछ देख रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि अजातशत्रु है कौन, क्योंकि उसके साथ अंग के सैनिक आए हुए थे, न कि मगध के। लेकिन मगध के सैनिक उसके सामने सिर झुकाकर उसका अभिवादन कर रहे थे। ये बात आम्रपाली को समझ नहीं आ रही थी। अजातशत्रु उन सैनिकों से कुछ बात कर रहा था। आम्रपाली सुनना चाहती थी कि आखिर वो उन सैनिकों से क्या बात कर रहे हैं। वो आगे की तरफ बढ़ी कि तभी एक सैनिक ने उसका रास्ता रोक लिया और उससे पूछा, ए रुको, अंदर कहाँ चली जा रही हो? पहले ये बताओ कि तुम हो कौन और मगध में तुम्हें कहाँ जाना है? आम्रपाली घबराकर तुरंत पीछे की तरफ हट गई। उसने अपना चेहरा अभी भी ढक रखा था। उसने हिचकिचाते हुए कहा, हमारा नाम अमृता है, हमारा परिवार मगध में ही रहता है। वो सैनिक आम्रपाली से अलग कोई सवाल कर पाता तब तक अजातशत्रु वहां पर आ गया। उसने सैनिक पर भड़कते हुए कहा, यह हमारे साथ है, यदि कोई परेशानी है तो तुम हमसे बात करो। जैसे ही उस सैनिक ने सुना कि वो औरत अजातशत्रु के साथ है तो वो तुरंत क्षमा मांगकर वहां से हट गया। तब अजातशत्रु आम्रपाली के पास आया और कहा, आप हमारे साथ चलिए। आम्रपाली ने आभार प्रकट करते हुए कहा, नहीं नहीं, आपने हमारी पहले ही बहुत सहायता की है, अब हम यहाँ से खुद चले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजातशत्रु ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं अमृता, आपको हम ऐसे नहीं जाने देंगे। आप हमारी अतिथि हैं और अतिथि सत्कार किए बगैर हम किसी को नहीं छोड़ते। तो आम्रपाली ने कहा, अतिथि सत्कार की क्या आवश्यकता? आपने वैसे भी हमारा बहुत ध्यान रखा है और सबसे बड़ी बात, हमारे प्राण बचाकर आपने हम पर पहले ही बहुत बड़ा उपकार किया है। हम आपके ऋणी हैं, इसलिए हम पर कृपा कीजिए, हमें और ऋणी मत बनाइए, हमें जाने दीजिए। इतना ही कहकर आम्रपाली जाने लगी थी, लेकिन अजातशत्रु उसको रोकना चाहता था। इसलिए उसने तुरंत कहा, यदि आप हमारे किए हुए उपकार का भार उतारना चाहते हैं तो फिर आपको हमारी एक बात माननी पड़ेगी, वरना हम यही समझेंगे कि अब आप भूल गए कि हमने आपकी जान बचाई है। जैसे ही अजातशत्रु ने ये कहा, आम्रपाली के पैर अपने आप चलते चलते रुक गए। उसने पलटकर देखा और कहा, हम भूले नहीं हैं और ना ही भूल सकते हैं, हम आपके एहसान का बदला जरूर चुकाते। कहते हुए आम्रपाली रुक गई। वो अजातशत्रु के साथ जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पता नहीं था अजातशत्रु है कौन, और यदि वो उसे महल लेकर जाता है तो कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। लेकिन अजातशत्रु के जिद करने पर उसने सोचा, यदि वो महल भी लेकर जाता है तो हो सकता है कि वहां उसे सम्राट मिल जाए और तब वो अजातशत्रु को अपना सच बता देगी। ये सोचकर उसने कहा, ठीक है, यदि आप चाहते हैं तो हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आम्रपाली का निर्णय सुनकर अजातशत्रु अब बहुत ज्यादा खुश था। उसने तुरंत आम्रपाली को रथ पर बिठाया और मगध के अंदर बढ़ गया। वहीं मगध में युवराज स्वर्णसेन सरना को लेकर अपने गुरुकुल के ब्राह्मण मित्र के घर पर रुके हुए थे। उनकी सहायता से महल के अंदर जाने का उपाय ढूंढ रहे थे। युवराज का मित्र उस वक्त वहां पर नहीं था। सरना आम्रपाली के बच्चे को सुलाकर अपने दूसरे कार्य निपटा रही थी और युवराज एक ताड़ पत्र पर महल के अंदर जाने की योजना बना रहे थे। सरना ने युवराज से कहा, हमें एक बात समझ नहीं आई, क्या सम्राट को इस बारे में बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कि उनके ही राज्य में त्रिलोक सिंह जांच पड़ताल कर रहा है, वो भी हम लोगों को पकड़ने के लिए? तब युवराज ने उस पत्र पर ध्यान से देखते हुए सरना से कहा, सरना, कल रात्रि तुम थकी हुई थी इसलिए सो गई थी, परंतु हमारे मित्र ने हमें बताया था कि सम्राट अभी कुछ दिन पूर्व ही मगध वापस लौटे हैं। वो पिछले 7 महीनों से मगध में थे ही नहीं और इस बीच मगध में सत्ता कौशला देवी के हाथ में थी। तो तुम समझ सकती हो कि यहाँ पर क्या क्या हुआ होगा। युवराज ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी उनका मित्र वापस वहां आ गया। उसने आते के साथ ही युवराज से कहा, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है महल के अंदर जाने का। उसकी बात सुनकर युवराज और सरना दोनों ही उत्सुक होते हुए कहते हैं, बताओ हमें कैसे जा सकते हैं हम महल के अंदर? तब उसने कहा, कल मगध में सम्राट बिंबिसार के पिता मतलब बड़े महाराज की पुण्यतिथि है।
और अभी हमें पता चला है कि उसके उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सम्राट स्वयं सम्मिलित होंगे। तो अवश्य सभी सैनिक शोभा यात्रा में होंगे। यदि आप लोग चाहें तो इस अवसर का फायदा उठाकर महल के अंदर जा सकते हैं, वरना शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर सम्राट के पास जा सकते हैं। उसकी बात सुनते ही युवराज और सरना के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन दोनों ने ही निर्णय लेते हुए कहा, तो फिर ठीक है, हम आज के दिन की और प्रतीक्षा करेंगे और कल शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर महल जाएंगे। जहाँ सरना और युवराज को महल के अंदर जाने का रास्ता मिल चुका था, तो वहीं महल में राजमाता कौशला देवी के कक्ष में गई। उस वक्त कौशला देवी अजातशत्रु के स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई थी। राजमाता काफी गंभीर दिखाई दे रही थी। उन्होंने कौशला से जाकर कहा, कौशला, तुमने किससे पूछकर शोभा यात्रा का निर्णय लिया, जबकि तुम जानती हो कि हर बार महल में ही सारी सेना और प्रजा एकत्रित होती है। उसके बावजूद भी तुमने ऐसा क्यों किया? राजमाता का सवाल सुनकर कौशला एक पल के लिए सकपका गई थी। फिर उसने कुछ सोचते हुए तुरंत कहा, राजमाता, हमने शोभा यात्रा निकालने का सोचा क्योंकि अब तक सम्राट वापस महल लौटकर नहीं आए हैं, और यदि महल में पूरी प्रजा और सेना आती है तो सम्राट का संबोधन अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। लेकिन शोभा यात्रा निकालने से संबोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और कुड़िक जो चुपचाप रथ पर बैठकर सभी का अभिवादन करके वापस लौट आएंगे, तो ऐसे में सम्राट का मान भी रह जाएगा और हमारी दुविधा भी दूर हो जाएगी। इतना कहकर कौशला रुकी और फिर अगले ही पल कहती है, लेकिन राजमाता, यदि आपको पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, हम शोभा यात्रा स्थगित कर देंगे। राजमाता शोभा यात्रा के बारे में विचार कर रही थी। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा, नहीं, तुमने उचित निर्णय लिया है। शोभा यात्रा स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसके बाद राजमाता वहां से चली गई, लेकिन उनके जाते ही कौशला के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। उसने कहा, हमें सम्राट के मान से कोई मतलब नहीं है राजमाता। हमें अपने पुत्र का मान बढ़ाना है, और इस शोभा यात्रा से हमें हमारे पुत्र की प्रतिभा को सभी को दिखाना है। उसी दौरान अजातशत्रु आम्रपाली को रथ पर लेकर महल के दूसरी तरफ जा रहा था। आम्रपाली आसपास के क्षेत्र को देख रही थी। उसने अजातशत्रु से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? तो अजातशत्रु ने कहा, यह हमारा एक छोटा सा महल है जहाँ हम बचपन में खेला करते थे, बादल महल। हम आपको बादल महल लेकर जा रहे हैं। आम्रपाली असमंजस्य में थी। भला ये सब महल अजातशत्रु के पास क्यों है, और वो बचपन में यहाँ पर था तो उसे पता क्यों नहीं चला? उसने तुरंत पूछा, आखिर आप हैं कौन? तो अजातशत्रु ने कहा, बहुत जल्द समझ जाओगी कि हम हैं कौन। बादल महल पहुंचकर आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। कुछ ही देर में आम्रपाली को लेकर वो बादल महल पहुंच गया। सामने उस महल को देखकर आम्रपाली की आंखें आश्चर्यचकित थीं। वो महल आकार में बहुत छोटा था, परंतु उसे बहुत सुंदर आकृति दी गई थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कई सारे छोटे छोटे बादलों का समूह एकत्रित हो गया है। उस महल की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उसे पूरी तरह से लकड़ियों से बनाया गया था। लोहे और पत्थर का प्रयोग बहुत कम था। उस महल में जितने भी सैनिक लगे हुए थे वो सभी अजातशत्रु का सिर झुकाकर अभिवादन करने लगे। अजातशत्रु आम्रपाली को लेकर महल के अंदर आया। वहाँ कुछ दास दासियां थे जो कि पहले से ही वहाँ की साफ सफाई कर रहे थे। उन्हें देखकर सभी सिर झुकाकर खड़े हो गए थे। अजातशत्रु सीधे आम्रपाली को लेकर आगे बढ़ गया था, लेकिन आम्रपाली ये सब कुछ देखकर हैरान थी। वो बार बार अजातशत्रु की तरफ देख रही थी कि आखिर वो इंसान है कौन और वो उसे अपने बारे में बता क्यों नहीं रहा है। कुछ देर में अजातशत्रु एक सुंदर से कक्ष के बाहर आकर रुका और आम्रपाली से उस कक्ष का द्वार खोलते हुए कहता है, जब तक हम वापस लौट कर नहीं आते आप यहीं पर विश्राम कीजिएगा। आपके कक्ष के बाहर ही कुछ दासियां हैं। आपको किसी भी चीज की आवश्यकता होगी तो आप उनसे बोल दीजिएगा। आम्रपाली के पास अब कोई और विकल्प ही नहीं था। वो हाँ में सिर हिलाकर वहीं रुक गई और अजातशत्रु कक्ष से बाहर आ गया। बाहर आते ही द्वार के पास खड़ी दास दासियों को उसने आम्रपाली का ध्यान रखने के लिए कहा, और सबसे प्रमुख बात ये कि उसे अजातशत्रु के बारे में कोई कुछ नहीं बताएगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वहीं आम्रपाली सम्राट तक महल वापस लौटने का संदेश पहुंचाना चाहती थी। बिना एक पल भी आराम किए वो सबसे पहले सम्राट तक संदेश पहुंचाने की व्यवस्था में लग गई और कक्ष में ही एक स्याही और ताड़पत्र ढूंढकर संदेश लिखने लगी। कुछ ही देर बाद कुछ दासियां आम्रपाली के लिए जलपान लेकर आईं। उन्होंने आम्रपाली के सामने सिर झुकाकर अभिवादन किया और वहां से चली गईं।
आम्रपाली बिल्कुल भी अपना चेहरा किसी के सामने आने नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने उन दासियों के सामने भी अपना चेहरा छुपा कर रखा था। उसने उन दासियों को रोकते हुए कहा, जो महाशय हमें यहाँ लेकर आए हैं वो आखिर हैं कौन? क्या आप लोग हमें बता सकती हैं? तो उन दासियों ने कहा, बस ये समझ लीजिए कि वो बहुत ही खास है, परंतु उन्होंने हमें भी मना किया है कि आपको कुछ ना बताएं, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। उन दासियों की बात सुनकर आम्रपाली अपने मन में तरह तरह के अनुमान लगा रही थी। उसे लग रहा था कि अजातशत्रु अवश्य मगध का कोई मंत्री होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहा है और सभी उसका अभिवादन कर रहे हैं। ये सोचकर उसने उन दासियों से कहा, ठीक है, आप हमें उनके बारे में नहीं बता सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। क्या आप हमारी मदद करेंगी? तो उन दासियों ने तुरंत कहा, अवश्य, हमें आपकी हर बात मानने के लिए कहा गया है, तो हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तभी आम्रपाली ने जो अभी अभी संदेश लिखा था उसे दासियों के हाथों पकड़ाते हुए कहा, ये संदेश आपको अंतनाग तक पहुंचाना है, कृपा करके किसी भी तरह उन्हें ये संदेश पहुंचा दीजिए। उसके मुख से अंतनाग का नाम सुनकर दासी को थोड़ा अटपटा लगा कि वो अभी अभी अजातशत्रु के साथ आई है और उसे कैसे पता कि यहाँ अंतनाग भी है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसका संदेश लेकर वहां से चली गई। इधर अजातशत्रु आम्रपाली को बादल महल में छोड़कर सीधे बड़े महल की तरफ गया, जहाँ पहले से ही द्वार पर राजमाता कौशला देवी और रानी चेलना उसके स्वागत के लिए खड़ी थी। अजातशत्रु को अपने सामने आता हुआ देखकर रानी कौशला देवी की आंखें ममता से भीग गईं। आते के साथ ही सबसे पहले अजातशत्रु ने राजमाता के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद लिया। वहां पर अंतनाग, विशाखा और त्रिलोक सिंह भी खड़े थे। राजमाता ने अजातशत्रु के सिर पर हाथ फेरा और कहा, उम्मीद करते हैं कि अपना सारा बचपना गुरुकुल में छोड़कर आए होंगे आप, क्योंकि अब तुम ही मगध के भविष्य हो। अजातशत्रु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपना बचपना गुरुकुल में तो अवश्य छोड़कर आ गए हैं दादी माँ, लेकिन आपकी कहानियां अभी भी सुनेंगे। इसके बाद वो कौशला देवी के चरण स्पर्श करते हुए कहता है, अब तो रोना बंद कीजिए, आपका पुत्र बड़ा हो गया है। तो कौशला देवी ने मुस्कुराते हुए उसका तिलक किया और आरती उतारते हुए कहा, एक माँ के लिए उसका पुत्र कभी भी बड़ा नहीं होता, और हम रो नहीं रहे हैं, ये तो खुशी के आंसू हैं। कितने वर्षों पश्चात तुम्हें देख रहे हैं पुत्र। सभी से मिलने के बाद अजातशत्रु की नजर किसी को ढूंढने लगी। उसे इस तरह इधर उधर किसी को ढूंढते हुए देखकर कौशला देवी ने कहा, अब क्या हुआ, किसे ढूंढ रहे हो? अजातशत्रु ने उस बात को स्वीकारते हुए मुस्कुरा दिया और सरल स्वर में कहा, जब हम इस महल को छोड़कर जा रहे थे तब भी पिताजी यहाँ पर नहीं थे, आज आए हैं तब भी वो यहाँ पर नहीं है। खैर, अब तो आदत पड़ गई है, उनकी जिंदगी में हमारा होना ना होने के बराबर है, और हमारी जिंदगी में तो वो शायद कोई जगह बना ही ना पाए। इसकी बात सुनकर कौशला और राजमाता दोनों के चेहरे एकदम से उतर गए, लेकिन अगले ही पल अजातशत्रु ने पीछे पलटकर देखा तो दो सैनिक आम्रपाली की उस मूर्ति को लेकर आ रहे थे। उस मूर्ति को उन्होंने सही ढंग से नहीं पकड़ रखा था, जिसे देखते ही अजातशत्रु क्रोधित हो उठा और उसने तुरंत उन दोनों को वहीं रोका और भड़कते हुए कहा, यदि कोई कार्य ढंग से नहीं करने आता तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है। शायद तुम लोगों को पता नहीं कि यह मूर्ति हमारे लिए कितनी खास है। कहते हुए अजातशत्रु ने आम्रपाली की मूर्ति को अपने हाथ में ले लिया और बड़े प्रेम से उठाकर उसे महल के अंदर ले जाने लगा। अजातशत्रु के हाथ में उस मूर्ति को देखकर कौशला देवी, राजमाता, चेलना सभी मूर्ति की तरफ बड़े ध्यान से देखने लगी। सभी के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ये मूर्ति है किसकी? क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि अजातशत्रु के पास जो मूर्ति है वो आम्रपाली की है? क्या आम्रपाली सम्राट तक अपना संदेश पहुंचा पाएगी? क्या सरना और युवराज महल तक पहुंच पाएंगे?